हेलो फ्रेंड्स, मैं निजरा चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम डेली ये जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है इसको करते हैं, इसको करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट की ये जो सीरीज़ है ये आज सीडीपी की है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे हमारी डेली की तरह। तो ये 30 क्वेश्चंस हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को लोगों के पास ही पहुंच जाए, और इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। तो हाँ, आपने ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि असर्शन ने डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड इंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। रीज़न आर है हेरिडिटरी फैक्टर्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी इसमें पूछा गया है कि अभिकथन, जो अभिकथन दिया गया है, अभिकथन ए बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फिर है रीज़न आर बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, इसमें तो दोनों ही ऑप्शन, ये जो अभिकथन और कारक दिया गया दोनों ही गलत दिए गए हैं, क्योंकि वंशानुगत ही नहीं होते, उसके साथ में समाज और पर्यावरण भी होता है। तो इसका जो फर्स्ट का है इसमें देखेंगे ऑप्शन कहाँ दिया गया, लास्ट में दिया गया ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर। फाइन मोटर का पूछा गया है, एक ग्रॉस मोटर होती है, एक फाइन मोटर होती है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो एक जो है हमारी जो होती है वो ग्रॉस होती है, ग्रॉस मोटर होती है, और दूसरी होती है फाइन मोटर। तो फाइन मोटर के बारे में ही पूछा गया है, जिसमें हमारी छोटी मसल्स इसको यूज होती है, छोटी मसल्स, छोटी मसल्स, और इसमें क्या होता है बड़ी मसल्स यूज होती है, बड़ी मसल्स। तो बड़ी मसल्स में हमारी ये आती है पूरे हाथ पूरे पैरों का यूज करना, जैसे दौड़ने और चलने में पूरे पैरों का यूज होता है। और फिर है घसीट कर लिखना, तो इसमें उंगलियों का होता है, जैसे फैन मोटर में आती है, कूदने में भी पूरे पैरों का यूज होता है। तो सेकेंड का थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लिखने में जो घसीट कर लिखना या कैसे भी, उसमें हमारी जो उंगलियों का यूज होती है, जो कि फाइन मसल्स हैं, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, इसमें सेकेंड का थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। यानी इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। ऑप्शन ए है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। काल्पनिक खेल का मतलब होता है जैसे वो किसी डब्बे को गाड़ी बना ले या बस बना ले, वो काल्पनिक खेल होता है। तो फिर है कि एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। फिर है एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है, तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। तो इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो अमूर्त चिंतन करे और प्रयोगों की योजना बनाए। फिर एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि मध्य बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो नियम की अर्थ समझ विकसित कर ली है उसने और तर्क कर सकता है। तो थर्ड का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉट्स ऑफ कोर्स अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट। दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ डॉट डॉट एज ए डॉट डॉट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। यानी इसमें पूछा गया है कि फिल्मों और विज्ञापनों के व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। ये सामाजिकरण की डॉट डॉट संस्था के रूप में डॉट डॉट की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो इसे पूछा गया सामाजिकरण की जो संस्था है डॉट डॉट से डॉट डॉट की भूमिका पर प्रकाश डालता है, तो इनमें से कौन सा होगा। तो इसका जो है सेकेंड मीडिया प्राथमिक होगा,
मीडिया द्वितीयक होगा, स्कूल प्राथमिक होगा या स्कूल द्वितीयक होगा। तो इसका फोर्थ का सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसमें जो है कि यह सामाजिकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉग्निटिव एबिलिटी डेट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज, यानी इसमें कहा गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, एक तो संक्रियात्मक होती है, फिर पूर्व होती है, फिर मूर्त संक्रियात्मक होती है, फिर अमूर्त संक्रियात्मक होती है। तो अमूर्त सोच की क्षमता तो नहीं होगी क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता या दूसरे की का नजरिया लेने की क्षमता या परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, तो अमूर्त और ये परिकल्पना करना ये दोनों नहीं आएंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता भी नहीं होती। 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 6 वर्ष की तो एज होती है इनकी, जो पूर्व संक्रियात्मक में होती है, तो वो 2 से 6 वर्ष की होती है। तो 2 से 6 वर्ष में दूसरे का नजरिया नहीं ले सकते हैं, तो ये नहीं होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता होगी। सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पियाजेट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ए टीचर टू बी ... यानी इसमें पूछा गया है कि जो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का ... और ... होना बहुत जरूरी है। पियाजे कहते हैं कि एक शिक्षक का क्या क्या होना जरूरी है। गतिशील और लचीला होना जरूरी है, संरचित और अनम्य होना जरूरी है, सहानुभूतिपूर्ण या पारदर्शी होना जरूरी है, या यांत्रिक और व्यवहारवादी होना जरूरी है। तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को गतिशील और लचीला होना जरूरी है। तो 6 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी के पास ये क्वेश्चन पहुँचे, और मुझे भी अच्छा लगेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखेंगे इससे, और लाइक भी करें। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है इन द व्यूज़ ऑफ लेव वाइगोत्स्की, यानी इसमें पूछा गया लेव वाइगोत्स्की के बारे में कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो भाषा और विचार के बारे में लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, ये पूछा गया है। तो इन्होंने कहा भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यानी जो भाषा है वो विचार को क्या करती है, सुगम बनाती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने लैंग्वेज के बारे में कहा है ना, सोशल और कल्चर और लैंग्वेज के बारे में। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी इसमें पूछा गया है कि जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक, सामाजिक, संतुलन या पुरस्कार। तो इसमें जो है, जो लेव वाइगोत्स्की के बारे में जानते हैं, इन्होंने सांस्कृतिक और समाज को इन्होंने महत्वता दी है। तो संतुलन और पुरस्कार नहीं होगा, तो सांस्कृतिक और सामाजिक होगा। तो लैंग्वेज को भी इन्होंने दी है, वो एक टूल बताया है जो उसी समाज से विकसित होता है। तो इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक होगा। तो इसका फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही है। हम इसमें देखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड कहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड नंबर पे दिया गया है। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग, यानी इसमें है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में जो अधिगम है वो कैसा होना चाहिए। उद्दीपन प्रक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर होता है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है, छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। तो छात्र सक्रिय होना चाहिए, ना कि निष्क्रिय। तो ये गलत होगा, पुरस्कार दंड नहीं होगा।
ना ही ये होगा शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित, यानी शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स एंड इंस्टीड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्शियसनेस। इसमें कहा गया है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी वो मतलब कि बच्चा जो अधिकार है उससे डरता है, मतलब कि सज़ा से, मतलब जानता है कि ये गलत काम करेंगे तो उससे सज़ा मिलेगी। तो इसमें कौन सा आएगा? सज़ा और आज्ञाकारिता आएगी, अभिविन्यास आएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आएगा, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास आएगा, या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास आएगा। तो इसमें कौन सा आएगा? आप लोग क्वेश्चन एक बार और पढ़ सकते हैं इसको कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका जो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है, मतलब वो जानता है कि अगर ये गलत काम करेंगे तो कानून दंड देगा, या जो कानून बने हुए हैं तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फिर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट इंटेलिजेंस इन हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी। यानी इसमें कहा गया है कि हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए ये धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डॉट डॉट की विशेषता है। अब इसमें जब कहा गया है कि जो भाषा का जो उपयोग कर रहा है तो भाषा ही बुद्धि होगी, प्राकृतिक नहीं होगी। प्राकृतिक उससे रिलेटेड होती है, प्रकृति से, स्थानिक स्थान से आर्किटेक्चर वगैरह आते हैं, अंतर इंटररिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होगा, जो भाषा से कहा गया कि भाषा का उपयोग करने की क्षमता की बुद्धि को भाषा ही बुद्धि कहते हैं। तो 11 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन effective strategy to cater to individual differences in the class। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। जो व्यक्तिगत मतभेद हैं उनको पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार व परिवार मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें, या फिर विभिन्न शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, या छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। तो प्रभावी नहीं है पूछा गया है। मतभेदों को पहुंचाने, उनका सम्मान करें, ये तो होना चाहिए, और मौखिक संचार विचार करें, ये भी होना चाहिए, और प्रयोग भी करें शैक्षिक मतभेदों का, लेकिन छात्रों की कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। तो ये प्रभावी नहीं है। क्या नहीं है? ये प्रभावी नहीं है। तो 12 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आप लोग सीरीज को शेयर और लाइक जरूर कर दें। फिर उसके बाद में ऑन गेटिंग अ डॉल एज ए गिफ्ट ईयर ओल्ड राहुल सेड व्हाट विल आई डू विद दिस, बॉयज डू नॉट प्ले विद डॉल्स। इसमें कहा गया है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, ये दर्शाता है। मतलब वो उसे कह रहा है कि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, उसका मानना है कि सिर्फ लड़कियां ही गुड़िया से खेलती हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? जेंडर प्रासंगिकता होगा, जेंडर पक्षपात होगा, रूढ़िवादिता होगा, या जेंडर
समता होगा। तो ये बात बहुत पहले से ही चली आ रही, लोगों का मानना है, तो इसलिए जेंडर रूढ़िवादिता है, पक्षपात नहीं है, क्योंकि पक्षपात किसी मतलब दोनों की तरफ, जब लड़का और लड़की की दोनों तरफ में जो पक्षपात किया जाता है वो पक्षपात होता है। तो थर्ड ऑप्शन होगा जेंडर रूढ़िवादिता होगा। जैसे ऐसे कहा जाए कि लड़का बाहरी काम कर सकता है, लड़कियां सिर्फ घर के काम कर सकती हैं, तो जेंडर पक्षपात होगा। तो अब 13 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग ए टीचर शुड। इसमें पूछा गया है कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करे, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करे, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, यानी रोज पढ़ाए रोज आकलन करे, तो ये सबसे बेस्ट है। तो इसका 14 का सेकंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाई आस्किंग क्वेश्चंस सच एज। यानी इसमें पूछा गया है कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम क्या है? बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो बच्चों को जो समालोचनक सोच के लिए जो बढ़ावा दिया जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए, तो उसमें विकल्पी वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि योग क्या होता है या परतों के नाम लिखे। उसमें उनकी थिंकिंग शामिल होनी चाहिए, वो स्वयं से आकलन करें। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 15 का फोर्थ ऑप्शन सही है कि वो बीजों के बारे में खुद से पता करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इंक्लूसिव सेटअप ... मेक्स रीजनेबल accommodation as per the needs of ... यानी इसमें कहा गया है कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, या छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार। तो कहा गया है कि शिक्षा बच्चों के लिए है, बच्चे शिक्षा के लिए नहीं है। तो इसमें जो ये है कि स्कूल छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करता है, ना कि छात्र स्कूल की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो 16 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स हैविंग ... फेस persistent challenge in reading the text and comprehending the long passage। कहा गया है कि वो छात्र जिन्हें ... है, उन्हें पाठ पढ़ने, लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी जिन्हें ... कौन सी जिन्हें विकार है, कौन सा घात है जिससे कि वो लंबे अंशों को समझने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रमस्तिष्कीय घात है, गुणज वैकल्य है, पठन वैकल्य या गतिमान दिव्यांगता है। तो क्या है इसमें? तो इसमें जो है कि उसे पठन वैकल्य है। क्या है? पठन वैकल्य है कि वो पाठ पढ़ने और लंबे समय में समझने में दिक्कत होती है, तो उसे पठन वैकल्य है कि पढ़ नहीं पाता है, लंबे जो पढ़ने में दिक्कत है। तो इसका 17 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड deprived groups a teacher should। इसमें कहा गया कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए,
इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि ना ही तो उजागर करना चाहिए उनके जो कमियां हैं उनको, और अलग संकाय में भी नहीं पढ़ाना चाहिए, सबके साथ पढ़ाना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं, जो है उनके जो अपनेपन की जो भावना को बढ़ावा देना चाहिए, यानी सभी छात्रों में एक जैसा व्यवहार, अपनेपन के बढ़ावा देना चाहिए। तो 18 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स ए टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शन फॉर। इसमें कहा गया कि विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। यानी कि जो विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की कक्षा है उसमें सभी तरह के शिक्षार्थी हैं, तो उनके लिए कौन सा जो विकल्प है वो नहीं करना चाहिए। सामग्री का प्रस्तुतीकरण या संचार और अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण या शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। तो ये रूढ़िबद्धता का विकल्प नहीं होना चाहिए। 19 का 4 ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। इसमें है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा को, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। जो दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में इसमें कहा गया है कि कौन सा 2020 में बढ़ावा नहीं दिया गया, शिक्षा नीति लाई गई है। तो 20 का हमारा 3rd ऑप्शन सही होगा। अनिवार्य विशेष शिक्षा के बारे में प्रावधान नहीं दिया गया है। तो अब 20 का 21 ऑप्शन है। चिल्ड्रन लर्न बाय से पूछा गया है, चिल्ड्रन लर्न बाय बच्चे किस तरह सीखते हैं। तो बच्चे पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके, इन चारों तरह से सीखते हैं। पढ़कर भी, सुनकर भी, देखकर भी और क्रिया करके भी। इसमें से 4 ऑप्शन हमें कहाँ पे दिए गए, 4th नंबर पर दिए गए हैं, जिसमें 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि assertion A, it is important to allow students to take some control over their own learning। रीजन R है कि taking control over one's learning helps student to make decisions about what to learn and how। यानी इसमें कहा गया है कि ये जो अभिकथन A है, ये महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। फिर रीजन उसका तर्क है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सही, और क्या सीखना है और कैसे। इसमें से विकल्प चुनने हैं। पहले तो इसको पता करते हैं कि ये बात सही कही गई है कि जो बच्चे हैं इनको मतलब स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ये सही है। और फिर है कि तर्क आर क्या कह रहा है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने के लिए विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे, तो ये भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है कि, तो 22 का फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें है कि ए टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच आर, यानी ए टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच आर। इसमें है कि एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो ... हो। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो ... हो। ऑप्शन है अस्पष्ट हो, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, अत्यंत जटिल हो और अर्थहीन हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो मतलब कि जो गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, अस्पष्ट देना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सेकंड सही होगा, क्योंकि जो सांस्कृतिक रूप से जो उपयुक्त होंगी जो गतिविधियाँ वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा 23 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ए टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज विच प्रमोट। एक
एक्टिविटी टू डिजाइन, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? नहीं, टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच आर था इसमें, और इसमें डिजाइन बोला गया है। टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज विच प्रमोट। इसमें कहा गया है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डॉट डॉट को बढ़ावा दे। यानी इसमें कैसी गतिविधि को तैयार करना चाहिए जो रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो कि इनमें से किस ऑप्शन को बढ़ावा दे, तो कैसी होना चाहिए? तो इसमें जो है निराशा भरी, तो निराशा की तो नहीं होना चाहिए, ना ही अभिसारी होना चाहिए। तो इसमें जो है जो अपसारी होता है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, और जो अभिसारी होता है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। अभिसारी सोच, ये कन्वर्जेंट मतलब ये कन्वर्जेंट उत्तर है जो बहुविकल्पीय वाले होते हैं। अपसारी में ऐसे वगैरह आते हैं तो मात्र रटन, तो रटन और निराशा दोनों नहीं होंगे। फिर अभिसारी नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुविकल्पीय वाले प्रश्न आते हैं। अभिसारी सोच होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो अपने मन से सोच कर लिखे। तो 24 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी थियोरिस्ट लर्निंग इज प्राइमरली डॉट डॉट एक्टिविटी। इसमें है कि समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। सीखना कौन सी गतिविधि है? प्राथमिक रूप से यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय या सामाजिक? तो ये सामाजिक गतिविधि है सीखना। तो 25 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन ए टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज एमंग स्टूडेंट्स। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इम्प्रूव लर्निंग एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें कहा गया है कि अभिकथन एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। फिर आर है कि समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से जो कहा गया है कि समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ये सही है। आर भी सही है कि रणनीतियाँ जो हैं अधिगम में सुधार करती हैं और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उनको बढ़ावा देती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो 26 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डॉट डॉट द मिसकॉन्सेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स। यानी इसमें पूछा गया है छात्रों के बीच जो भ्रांतियों को डॉट डॉट महत्वपूर्ण है। मतलब छात्रों की जो भ्रांतियों को डॉट डॉट महत्वपूर्ण है। निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना या प्रचारित करना। तो उनको पहचानना महत्वपूर्ण है। उनको पहचाने तभी तो उनको दूर कर पाएंगे। तो पहचानना महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि फियर अमंग स्टूडेंट्स, यानी फियर अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के भय का जो भाव है, फर्स्ट ऑप्शन अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, यह अधिगम के लिए हानिकारक है, यह अधिगम के लिए आवश्यक है, यह अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ये जो इसमें पूछा गया है कि ये जो डर का जो भय है, जो भय का जो भाव है, ये हानिकारक होता है। इससे बच्चा सीख नहीं पाएगा, वो डरा रहेगा हमेशा। तो 28 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट टूवर्ड्स मास्टरी लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? तो कौन सा विकल्प है? योग्यता की चाह है, प्रसिद्धि की चाह है, या धन की चाह है, या सत्ता की चाह है? तो इसमें जो महारत हासिल करने के लिए सीखने के लिए प्रेरित करेगा वो योग्यता की चाह है। तो 29 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि टीचर कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाई। जो टीचर कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाई, इसमें होगा कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, जो अर्थ को पूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए इस शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित तो नहीं करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए,
रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, नहीं, संप्रत्यों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो 30 का 4th ऑप्शन ही सही है, तुम्हारा 4th ऑप्शन सही है। अब आप लोग बताएं, एग्ज़ाम के भी अब कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, यही कोई 10 दिन मान लो या 15 दिन मान लो, अभी तक डेट क्लियर नहीं आई है सीटेट की। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, इससे आप प्रैक्टिस सेट से पता चलेगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मार्क्स कैसे रहे इसमें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी लोगों के पास पहुँचे। और सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। ऑल पर ऑल बेल आइकन का क्लिक करें। और जो है जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन करें। तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, सभी लोगों के पास पहुंच जाए। आप लोगों से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन रहता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।